Hello everyone, welcome to Melvano app. Today we are going to learn about condition, probability and multiplication theorem. तो आज हम देखने वाले हैं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है वो हमारी क्या होती है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और उसका हम कैसे यूज़ करते हैं, क्या उसका फॉर्मूला होता है, ये सब चीज़ें आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं। तो पहले पढ़ लेते हैं जरा क्या लिखा हुआ है। बोला गया है लेट ए एंड बी बी टू इवेंट्स सच दैट पी ए ग्रेटर देन 0। दो इवेंट्स आपको दे दिए गए हैं ए और बी, जिसमें कि आपकी ए की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 0 है। ऑब्वियसली बी की प्रोबेबिलिटी भी 0 से बड़ी ही होगी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती और प्रोबेबिलिटी कभी 1 से बड़ी भी नहीं हो सकती। और क्या बोला गया है, देन पी बी स्लैश ए, स्लैश नहीं बोलते इसको, बी, इसको ऐसे लिखते हैं हम पी, या तो आप ऐसे लिख सकते हो, इन दोनों के बीच में एक हम इस तरह से वर्टिकल लाइन बना देते हैं, या फिर आप इसको पी बी बाय ए ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों के बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दें। तो बेसिकली ये रिप्रेजेंटेशन होती है इसकी, कि ये होती है हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, यही होगी। अभी देखते हैं जरा क्या होगी। तो बोल रहे हैं देन पी बी बाय ए डिनोट्स द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए हैज अकर्ड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी जब हमें ये पता है कि ए हो चुका है। हमें पता है कि ए हो चुका है तो बी की आप प्रोबेबिलिटी क्या निकालेंगे, ये हमें यहाँ पर बताना होता है। तो इसका बेसिकली मतलब यही है, इट मीन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए हैज अकर्ड। ए हो चुका है तो फिर हमें बी की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बतानी होती है। आगे देखते हैं, बोल रहे हैं सिंस ए इज नोन टू हैव अकर्ड, क्योंकि हमें पता है कि ए ऑलरेडी हो चुका है, इट बिकम्स द न्यू सैंपल स्पेस रिप्लेसिंग द ओरिजिनल एस। तो ए जो है यहाँ पर हमारा एक नया सैंपल स्पेस बन जाता है, जो कि एस को रिप्लेस कर देगा। जो ओरिजिनल सैंपल स्पेस होगा उसको रिप्लेस करके ए हमारा सैंपल स्पेस बन जाएगा। फ्रॉम दिस वी लेड टू द डेफिनेशन। अब इसका मतलब, इसका जो फॉर्मूला है पी बी बाय ए का, वो मैं आपको बता देता हूँ। पी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए अकर्ड, तो इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। ध्यान रहे कैसे याद करने में बता देता हूँ। आई होप ये चीज़ आपने लिख ली होगी अभी तक। चलिए देखो यहाँ पर इसको हम याद कैसे करेंगे। ये लिखा है पी बी बाय ए इज इक्वल्स टू, देखो जो भी ये दोनों लिखे हुए हैं इनका इंटरसेक्शन तो ऊपर आएगा, तो मतलब हमने इनका इंटरसेक्शन मतलब ए इंटरसेक्शन बी हमने ये लिख दिया, और जो भी नीचे लिखा है, जो भी नीचे लिखा है डिनोमिनेटर में बोल सकते हो आप, वैसे डिनोमिनेटर नहीं बोलना चाहिए, जो भी नीचे लिखा हुआ है उसको हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये हम यहाँ पर लिख देंगे। तो बेसिकली ये इस तरह से आपको लिखना है। सिमिलरली अगर मैं आपसे ये पूछ लेता कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी क्या होगी, तो हम क्या करते, जो भी ऊपर नीचे लिखे हैं इन दोनों का इंटरसेक्शन, ए का और बी का इंटरसेक्शन हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, और नीचे क्या लिखोगे, बी, मतलब प्रोबेबिलिटी किसकी, बी की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो बेसिकली इस तरीके से हमें ये फॉर्मूले यहाँ पर लिख देने हैं। तो कैसे इसको लिखना है, कैसे इसको लिखना है, आई होप अब यहाँ पर कुछ भी आ जाए आप लोग लिख सकते हैं। ओके, तो ये होती है विच इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। ए आपको पता चल जाए, ए आपको पहले से पता हो कि हाँ ए की प्रोबेबिलिटी ये है, तब उस कंडीशन के साथ हम बी की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमें क्या बोला जा रहा है, नेक्स्ट बोल रहे हैं कि पी ए, देखो अब मेरे को यहाँ पर ये पता चल गया कि पी ए बी बाय ए लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इसको भी बी बाय ए ही हम लिख लेते हैं, इज इक्वल्स टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए, क्योंकि जो नीचे है वही यहाँ भी आएगा। तो क्या मैं यहाँ से ऐसे लिख दूँ कि पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स, इस पी ए को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो पी ए इंटू पी बी बाय ए ऐसा लिखा जा सकता है हमारा। पी ए इंटरसेक्शन बी को हम इस तरह से लिख सकते हैं, और यही आपकी क्या कहलाती है, इट इज कॉल्ड कंपाउंड प्रोबेबिलिटी और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। इसी को हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, या तो हम इसको बोल देंगे यहाँ से कंपाउंड प्रोबेबिलिटी, या फिर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, या तो हम इसको कंपाउंड प्रोबेबिलिटी बोल देंगे
या फिर हम इसको क्या बोल देंगे, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम बोल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो क्या बोला जा रहा है, इट सेज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ए एंड बी अकर इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी दैट ए अकर, मतलब ए और बी बोथ अकर, मतलब ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी दैट ए अकर मींस पी ए टाइम्स द प्रोबेबिलिटी दैट बी अकर्स गिवन दैट ए हैज अकर्ड, मतलब बी के होने की प्रोबेबिलिटी जब आपको ये पता हो कि ए ऑलरेडी हो चुका है। तो इसका मतलब हम यहाँ पर पी ए इंटरसेक्शन बी को आप क्या लिख सकते हो, पी ए इंटू पी बी बाय ए। सिर्फ इतना ही नहीं, एक चीज आप और भी लिख सकते हैं, मैं बता देता हूं क्या लिख सकते हैं। देखिए यहां पर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दैट पी ए इंटरसेक्शन बी को सिमिलरली अगर मैं पी ए की जगह पी बी लिख दूं, पी बी, तो यहां पर भी हम क्या लिखेंगे, पी बी बाय ए की जगह लिख देंगे ए बाय बी, क्या लिख देंगे हम, ए बाय बी। तो ये फॉर्मूला आप यहां पर भी लिख सकते हो कि अगर कभी आपको पीबी की टर्म्स में निकालना हो तो इस तरीके से, पीए की टर्म्स में निकालना हो तो इस तरीके से। आई होप ये दोनों चीजें क्लियर हो जानी चाहिए किस तरीके से हम इस फॉर्मूले पर पहुंच रहे हैं। इसके बाद 3 इवेंट्स के लिए अगर मुझे यहाँ पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगानी हो तो हम क्या करेंगे, तो आई होप ये लिख लिया हो सबने। चलिए अगर 3 पर लगाना है, 3 इवेंट्स मेरे पास हैं, तो 3 इवेंट्स पर हम कैसे लगाएंगे जरा देखेंगे। देखो इन्होंने लिखा है पी ए वन इंटरसेक्शन ए टू इंटरसेक्शन ए थ्री इज इक्वल्स टू पी ए वन इंटू पी ए टू बाई ए वन इंटू पी ए थ्री बाई ए वन इंटरसेक्शन ए टू। जरा ध्यान से समझेंगे, इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करूं तो पी ए वन, इसको लिख लेता हूं क्लियरली, पी ए वन इंटू पी ए टू बाई ए वन टू पी ए थ्री बाई ए वन इंटरसेक्शन ए टू, ऐसा लिख सकते हैं। अगर हम ध्यान से इन दोनों को देखें तो ये क्या है, पी ए वन इंटरसेक्शन ए टू। आई होप ये चीज़ क्लियर हो एकदम। इस तरीके से हम इसी को लिखेंगे पी ए वन इंटरसेक्शन ए टू, और बाकी बचा ये क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए थ्री बाय ए वन इंटरसेक्शन ए टू, ये हो जाएगा। अब यहाँ से जैसे ये ए वन इंटू ए टू बाय ए वन ये था, यहाँ पर क्या है ए वन इंटरसेक्शन ए टू इंटू ए थ्री बाई ए वन इंटरसेक्शन ए टू, जो यहाँ नीचे लिखा है वही यहाँ भी लिखा हुआ है। तो क्या मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन लिख सकता हूँ, ए थ्री इंटरसेक्शन ए वन इंटरसेक्शन ए टू, और यही हमारा पी ए वन इंटरसेक्शन ए टू इंटरसेक्शन ए थ्री भी है। तो ये साइड इस साइड के इक्वल है, इसका मतलब हम इसको इस तरह से लिख देंगे। आई होप ये चीज़ एकदम क्लियर हो जानी चाहिए कि कैसे हम 2 इवेंट्स के लिए यूज़ करते हैं और कैसे हम 3 इवेंट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, बोल रहे हैं 2 डाइस आर थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर्स अपीयर्ड हैव ए सम ऑफ 8 इफ इट इज नोन दैट द सेकंड डाई ऑलवेज एग्जिबिट्स 4। देखो क्या गिवन है, आपको बोला है इफ इट इज नोन दैट दिस कंडीशन, तो मतलब ये वाली जो इवेंट है, नीचे वाला जो इवेंट है, इफ इट इज नोन, जो आपको नोन है वो इवेंट कहाँ आएगा, नीचे आएगा। वो इवेंट कहाँ आएगा, नीचे आएगा। मतलब जैसे कि अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए लिखता हूँ तो इसमें मेरे को क्या होता है कि ए इज नोन, हमें पता है कि ए ऑलरेडी हो चुका है, उसके बाद मुझे बी की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो आपको क्या बोला गया है, आपको प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है, कि जो नंबर्स आ रहे हैं उनका सम 8 हो। आपको क्या पता है, क्या गिवन है, वो गिवन है आपको कि सेकंड डाई ऑलवेज एग्जिबिट्स 4। तो इसका मतलब ये वाला जो केस आएगा वो नीचे आएगा और ऊपर वाला जो केस है वो ऊपर आएगा। आई होप ये चीज एकदम क्लियर हो जानी चाहिए। दोनों को मैं 2 इवेंट मान लेता हूं। सबसे पहले जो हम इवेंट ए मान रहे हैं वो मैंने मान लिया कि सेकंड डाई ऑलवेज एग्जिबिट्स 4। जो हमने इवेंट ए माना है, ध्यान दें, इवेंट ए इसको मान लिया हमने, इस सेकंड डाई ऑलवेज एग्जिबिट्स 4, और इवेंट बी हमने इसको मान लिया नंबर्स अपीयर्ड हैव ए सम ऑफ 8। तो कुल मिला के आपको अब बताना क्या है, आपको बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या बताना है, बी बाय ए। आई होप ये चीज एकदम क्लियर हो जानी चाहिए कि हमें प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है, मतलब दिस बाय दिस। इसको आप क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यही हम लोग लिखने वाले हैं। अब इसी चीज को हमें समझना है कि कैसे हम लोग यहां से प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें। देखो पहले इवेंट ए की बात कर लेते हैं, सेकंड डाई ऑलवेज एग्जिबिट्स 4। टोटल हमें पता है कि जब हम 2 डाइस को रोल करते हैं तो हमारे पास 36 केसेस बनता है। उन 36 केसेस में से ऐसे कौन कौन से केस होंगे जिसमें सेकंड डाई पर 4 आएगा, तो 1,4, 2,4, 3,4, 4,4, 5,4, 6,4।
क्लियर है? इसके अलावा कोई और केस नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट पर 1 2 3 4 5 6 ही आ सकता है और सेकंड पर फिर 4 ही चाहिए हमें, तो यही आएगा। तो टोटल कितने एलिमेंट्स इसमें बन रहे हैं? 6। टोटल कितने एलिमेंट्स बन रहे हैं? 6 1 2 3 4 5 6। ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि इसमें हमारे पास 6 एलिमेंट्स यहाँ पर बनकर आएंगे। सेकंड क्या बोल रहे हैं? नंबर्स अपीयर्ड हैव ए सम ऑफ 8। मतलब जो बी इवेंट हमने लिया है उसमें हम क्या चाह रहे हैं कि जो भी नंबर्स हमें दिख रहे हैं उनका सम कितना हो? 8 हो। देखो अगर मान लीजिए मेरा फर्स्ट पर 1 आया तो सेकंड पे मेरे को 7 चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट पर 2 आया तो सेकंड पर 6 चाहिए। फर्स्ट पर 3 आया तो सेकंड पर 5 चाहिए। फर्स्ट पर 4 आया तो सेकंड पर 4 चाहिए। फर्स्ट पर 5 आया तो सेकंड पर 3 चाहिए। फर्स्ट पर 6 आया तो सेकंड पर 2 चाहिए। आई होप ये 5 केसेस आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। 2,6, 3,5, 4,4, 5,3, 6,2। तो बेसिकली ये 5 केसेस हैं जो हम इसमें ले सकते हैं। तो आप बोल सकते हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो बी में होंगे दैट इज 5। ये हमारे पास हो गया। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है कि इन दोनों में कॉमन कौन कौन से हैं। तो इन दोनों में कॉमन कौन कौन से हैं? देखो एक तो ये 4,4, 4,4। क्या इसके अलावा और कोई कॉमन होगा? नो सर। तो हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी में कितने होंगे? 1। ठीक है। टोटल सैंपल स्पेस में हमें पता है, सैंपल स्पेस में कितने हैं टोटल? 36। तो अगर मुझे ये चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए, तो आप क्या लिखोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी दैट इज 1 अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस दैट इज 36 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। 36 कैंसिल, यहां से बचेगा क्या हमारे पास? 1/6। क्या बचने वाला है? 1/6, जो कि हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। तो बेसिकली ये है, इस तरीके से आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है वो हम यूज कर सकते हैं, या हम बोल दें मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। Okay, so this is all about conditional probability. Rest we'll be discussing in the upcoming lecture. So I hope you did follow this lecture. See you in the next one. Thank you.